ओके गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चेक करिएगा सर, रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रिटायरमेंट चैप्टर के आखिरी फेज में हम लोग चल रहे हैं। केवल एक टॉपिक इसके पहले बचा हुआ है, पार्टनर का लोन अकाउंट, ठीक है। और ये बचा हुआ है रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। सर ये क्या कहता है, समझने की बात समझना और समझने की कोशिश करना प्लीज। देखो सर, अभी तक ना आपने जितने भी क्वेश्चन आपने रिटायरमेंट में करे ना, जितने भी क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तो 54th क्वेश्चन देख लो, जो अपन ने होमवर्क में दिया था मैं तुमको। रिटायरमेंट कब हो रहा था, पार्टनर रिटायर कब हो रहा था, कब हो रहा था रिटायर, कमॉन। 1 अप्रैल 2026 को रिटायर हो रहा था, ईयर की स्टार्टिंग में। 55th क्वेश्चन देख लो, पार्टनर रिटायर कब हो रहा था, स्टार्टिंग में रिटायर हो रहा था। 53 देख लो, 52 देख लो, आपकी इच्छा हो जो क्वेश्चन देख लो। पार्टनर कब रिटायर हो रहा था सर, या तो ईयर एंड पे रिटायर हो रहा था या ईयर के स्टार्टिंग में रिटायर हो रहा था। कभी भी पार्टनर बीच में रिटायर नहीं हुआ। पर क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता होगा कि पार्टनर टाइम देख के रिटायर होता है कि नहीं जी शुरुआत में रिटायर होऊंगा मैं, ईयर खत्म हो जाना तो फिर रिटायर होऊंगा? ऐसा थोड़ा ना होता है यार। झगड़ा क्या देख के होता है क्या, कि 31 मार्च आ गई अब झगड़ा कर लेते हैं, कि अब झगड़ा कर लेते हैं, पार्टनरशिप से यहां से निकल जाते हैं? ऐसा थोड़ा ना होता है यार। झगड़ा तो कभी भी हो जाए, कोई भी बात पे मनमुटाव हो जाए तो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा सकता है ना। रिटायरमेंट बेसिकली क्यों होता होगा, अनबन हो गई पार्टनर्स में, सिंपल है। और क्या है, रिटायरमेंट का मतलब ये मत समझ लेना कि तुम उम्र हो चुकी है उस पार्टनर की, थक गया बेचारा छोड़ रहा है। ऐसा तो बहुत कम होता है भाई। आदमी समझो बात को, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, पैसा आते हुए किसी को दुखता नहीं है, ये बात समझ लेना। सारे नेता बोलते हैं स्टार्टिंग में कि ये ना युवाओं को मौका देना चाहिए, पर जब पद पे रहते हैं ना तो रिटायर नहीं होते, फिर कानून बदल देते हैं। फिर 70 साल का आदमी या 60 साल का आदमी भी कहता है कि मैं नौजवान हूं, अपनी माँ के पास आया हूं, मेरे को आशीर्वाद दो, मेरे को वोट दो, मैं आपका बच्चा हूं। कोई भी नेता समझो। तो कहने का मतलब ये है, अब हम टॉपिक पे आते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं भाई। टॉपिक ये है कि कुल मिला के रिटायरमेंट यहाँ पे वॉलेंटरी नहीं होता, यहाँ पे झगड़ा हो गया इसलिए रिटायरमेंट हो गया, और झगड़ा डेट देख के नहीं होता। समझ में आ गई बातचीत, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 26 को, एंड होने वाला है 31 मार्च 2027, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 1 अक्टूबर 2026 को अय्यर जेठालाल बबीता में से अय्यर रिटायर होना चाहता है, यहां 1 अक्टूबर को, मिड ऑफ द ईयर। अब अगर मिड ऑफ द ईयर में रिटायरमेंट लेगा पार्टनर, मिड ऑफ द ईयर में रिटायरमेंट लेगा पार्टनर, तो बताओ एक तो पार्टनर ये अय्यर क्या क्या लेके जाएगा, बताओ फटाफट से, कमॉन। अय्यर क्या क्या लेके जाएगा बताओ। एक तो इसकी जो अय्यर की जो 1 अप्रैल के दिन की कैपिटल का बैलेंस था वो तो लेगा ही लेगा, ये तो बैलेंस शीट से मिल जाएगी 1 अप्रैल की कैपिटल, क्योंकि बैलेंस शीट तो आपको 1 अप्रैल के दिन की बनी हुई देगी, है ना। तो 1 अप्रैल की तो निकल जाएगी हमने कैपिटल। और क्या लेके जाएगा, और क्या लेके जाएगा बोलो यार। और वो रिजर्व्स का हिस्सा, और क्या, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और क्या, 6 महीने की सैलरी, 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6 महीने में जो ड्राइंग किया होगा वो लेस कर देंगे। और क्या, गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा, गुडविल का शेयर लेके जाएगा ना, यस और नो। कौन देंगे शेयर इसको, ओल्ड नहीं देंगे यार, तुम्हारा आंसर ही गलत है यार। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर देंगे, गेनिंग पार्टनर देगा। जाने के बाद जो गेन करेगा वो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा जाने वाले पार्टनर को। ऐसे क्या करते हो। और क्या लेके जाएगा, अच्छा और क्या माइनस होगा बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और क्या, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं दोगे क्या यार। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, रिटायरमेंट खत्म होने आ गए, ये तुम अभी बता नहीं पा रहे। और क्या माइनस करोगे, रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस कर देंगे। और क्या बताओ अब, लोन वोन वाला सब कर देंगे मैडम। लोन दिया हुआ है अपन ने पार्टनर को तो लोन काट लेंगे, उसको याद दिला देंगे भाई तेरे को लोन दे रखा था। और अगर हम पार्टनर ने हमको लोन दे रखा था तो वो पार्टनर ने लोन का पैसा भी लेके जाएगा, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर दिया, पुरानी गुडविल का लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है। और बताओ, और क्या, बोलो बोलो।
और सर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से 1 अक्टूबर 2026 तक, जिस दिन तक वो रिटायर हो गया है, उस दिन तक का उस दिन तक का उस दिन तक का प्रॉफिट या लॉस में भी वो हिस्सा लेके जाएगा। इस बार ये पहली बार बढ़ गया है, सैलरी बढ़ गई है पहली बार क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में रिटायर हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ गई है पहली बार क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में रिटायर हो रहा है। तो सैलरी भी लेके जाएगा 6 महीने की, 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके जाएगा, 6 महीने की ड्रॉइंग लेस हो जाएगी, 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेस हो जाएगा, और 6 महीने का प्रॉफिट का शेयर भी लेके जाएगा। कहां से कहां तक? 1 अप्रैल 26 से 1 अगस्त 26 तक का प्रॉफिट का हिस्सा लेके जाएगा। या फिर अगर लॉस हो जाएगा तो लॉस का हिस्सा माइनस कर देंगे। सर ये पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में पार्टनर मिड ऑफ द ईयर में रिटायर हुआ ही नहीं था। तो सर ये आ तो गए रिजर्व, ये जोड़ तो दिया रिजर्व। अरे रिजर्व तो ओपनिंग बैलेंस है यार, बैलेंस शीट पे 1 अप्रैल के डेट का रिजर्व में बैलेंस दिया हुआ है। 6 महीने का थोड़ा ना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है रिजर्व में। रिजर्व किस दिन का दिया हुआ है? 1 अप्रैल का। पीएनडल का क्रेडिट बैलेंस किस दिन का दिया हुआ है बैलेंस शीट में? 1 अप्रैल का। समझो बात को। तो ये 6 महीने का प्रॉफिट और लॉस तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है। तो 6 महीने का भी प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसको हिस्सा देना पड़ेगा। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना सर, इस टॉपिक में हमारा जो मेन फोकस रहेगा डिस्कशन का, वो ये रहेगा कि ये 6 महीने का प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करा जाए। क्योंकि सैलरी में क्या करोगे कैलकुलेट? वो तो क्वेश्चन दे देगा सैलरी है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 6 महीने से, उसमें क्या हो गया? क्वेश्चन कह देगा ड्राइंग दिया हुआ माइनस कर देना, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्वेश्चन कह देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस रेट से निकालना है, निकाल के माइनस कर देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दोगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन पॉइंट क्या है कि ये 6 महीने का प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब 6 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में ना 2 रास्ते हैं सर। एक तो है कि मैं ना 1 अक्टूबर को, जिस दिन जा रहा है ना, रिटायर्ड होके जा रहा है ना, उस दिन 1 अक्टूबर को ही फाइनल अकाउंट्स बना लूं। क्या कर लूं? फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या बना लूं? ट्रेडिंग, पीएनडल, पीएनडल एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। 6 महीने का ही ट्रेडिंग, पीएनडल एप्रोप्रिएशन बना लूं। मतलब इस 6 महीने में होने वाली इनकम और एक्सपेंस को ट्रेडिंग पीएनडल में ट्रांसफर कर दूं, 6 महीने में होने वाले एप्रोप्रिएशन को पीएनडल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दूं, और 6 महीने का एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा निकाल दूं। समझ रहे हो बात को? भाई जाने वाला पार्टनर क्या बोलेगा? बोले मैंने 6 महीने काम किया है, तो 6 महीने के बाद ही आप तो क्लोज कर दो बुक्स, और जो भी मेरा हिस्सा बनता है प्रॉफिट का वो कैलकुलेट करके भाई साहब मेरे को दे दो और मेरे को तो फ्री करो। समझ में आ रही है बातचीत? हेलो? ये तो ये बोलेगा, वो तो झगड़ा कर लेगा, बोले यार तुम बुक्स बंद करो। पुरान जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो मना करेंगे, बोले यार ऐसे मत कर यार भाई, यार समझ यार, तेरे को यार हम दे देंगे प्रॉफिट, यार तो बुक्स क्यों बंद करवा रहा है? बोले यार इसमें पैसा ही बहुत लगेगा, टाइम बहुत लगेगा, ठीक है, अकाउंटिंग स्टाफ को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सीजन का टाइम है अभी यार अपने, यार अक्टूबर में दिवाली का टाइम आ रहा है यार, समझ बात यार, मत करवा ये सब कर हरकतें। वो तो बोलेगा नहीं भाई तुम तो मेरी तो हिसाब किताब बंद करो। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि जिस दिन पार्टनर रिटायर होगा उस दिन तक का एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, तो बनाओ मेरी बुक्स और मेरे को हिसाब किताब दो। तो करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा होती है ये सब चीजें। हाँ, कि रिटायरमेंट के टाइम पे प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाएगा। तो आपको एक्चुअल ट्रेडिंग, एक्चुअल पीएनडल एप्रोप्रिएशन जो नॉर्मली कब बनता है? 31 मार्च को। कब बनता है नॉर्मली? 31 मार्च को, ईयर एंड पर। वो कब बनाना पड़ेगा? 1 अक्टूबर को, 6 महीने के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। ये जो प्रॉफिट और लॉस आएगा ये सब बनाने के बाद, ये एक्चुअल आएगा या एस्टिमेटेड आएगा? एक्चुअल आएगा। एक्चुअल ले रहे हैं, 6 महीने की इनकम को 6 महीने के एक्सपेंस से मैच कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एक्चुअल लॉस। क्योंकि मैंने बताऊं क्या किया, 6 महीने में होने वाली इनकम, 6 महीने में होने वाले एक्चुअल एक्सपेंसेस को कहां ट्रांसफर कर दिया? ट्रेडिंग पीएनडल में। क्या निकल गया मेरा? एक्चुअल नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर कर दिया? पीएनडल एप्रोप्रिएशन में। और एप्रोप्रिएशन करने के बाद क्या निकल गया? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का हिस्सा आ गया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? पर ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। अगर पर फिर भी मैं ये लेंदी प्रोसेस करता हूं
तो आप मुझे बताना प्रॉफिट का हिस्सा देने के लिए पार्टनर की क्या एंट्री होगी। मैंने एक्चुअल बनाया ट्रेडिंग, एक्चुअल बनाया पीएनडल, एक्चुअल बनाया पीएनडल एप्रोप्रिएशन। तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट जो आया है, एक्चुअल प्रॉफिट जो आया है जो पार्टनर में बटना चाहिए, उसकी क्या एंट्री होगी। ऑब्वियसली पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सारे पार्टनर कैपिटल। अब जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, मतलब अब जब हो ही रहा है तो फिर सभी बांटेंगे ना भाई, मतलब कोई पीछे क्यों रहेगा। समझो ना यार, अब जब मेवा बट रहा है तो सभी खाएंगे ना, मतलब अरे समझ आ रहा है क्या यार, तो फिर सबको बटेगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल। समझ आया क्या यार आपको यार। अरे बोलो क्लियर। सर ये पिंडल एप्रोप्रिएशन कहाँ से आ गया 1 अक्टूबर को। अरे बना दिया ना मैंने भाई, बना दिया ना। ऐसे कोई पत्थर की लकीर तो ना बोली हुई कि यार इन्हें बनाना चाहिए, वो तो हमको पता है 1 साल में एक बार बनाते हैं। आपकी इच्छा हो रोज बनाओ शाम को बैठ के, क्या दिक्कत। तो मैंने बना दिया 1 अक्टूबर को, उसमें क्या हो गया। समझ में आया, फिर बना देंगे तो 31 मार्च को, उसमें क्या टेंशन। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक तो हो गया एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, पर प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किससे, जाने वाले पार्टनर से। बोले देख भाई तू तो जा रहा है, अब तू तो हमको हिसाब किताब में उलझा के चला जाएगा, धंधे का टाइम है, तो तेरे को तेरा जो हिस्सा बनता है हम दे देंगे ना यार। तू हाँ तू तेरे को क्या मतलब है कि ट्रेडिंग बनाओ, पीएनएल बनाओ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ। हम एक काम करते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पे तेरा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, तेरे को सही लगेगा तो तेरे को उस प्रॉफिट का हिस्सा दे देंगे, तू तेरा प्रॉफिट का हिस्सा लेके चला जाना, उसके बाद हम जाने हमारा काम जाने। समझ में आ रहा है। तेरे को भी तकलीफ नहीं, मेरे को भी तकलीफ नहीं। तो रिटायरिंग पार्टनर कह रहा है चलो ठीक है एस्टिमेट प्रॉफिट निकालो, क्योंकि उसने भी कैलकुलेशन तो कर रखी है दिमाग में। पार्टनर है, बिजनेस कर रहा है, दिमाग सब में है, समझो बात। ठीक है, तो उसने भी दिमाग में कर रखा है कैलकुलेशन के भी 6 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो वो कहेगा चलो ठीक है निकालो बताओ कितना हो रहा है एस्टिमेट प्रॉफिट। तो फिर आप क्या करोगे, 6 महीने का प्रॉफिट को एक्चुअल ना निकाल के एस्टिमेट करोगे। क्या करोगे कमॉन, एस्टिमेट करोगे। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल के जाने वाले पार्टनर का हिस्सा निकाल के उसको दे दोगे। अब एस्टिमेट करने के भी हमारे पास में 2 तरीके हैं। एस्टिमेट करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। एक तो है कि पिछले साल के या पिछले सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज करके करंट ईयर के प्रॉफिट को एस्टिमेट किया जाए। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या कंसीडर करते थे आप, फ्यूचर में मैं कितना एक्स्ट्रा कमाऊंगा वो देखने के लिए आप क्या कैलकुलेट करते थे, पिछले साल के प्रॉफिट्स। और उसको बेस बना के आप क्या निकालते थे कि आगे के 2-3 साल में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, आगे के 2 साल 3 साल 4 साल में मैं कितना पैसा कमा लूंगा बिना नया काम करे, बिना नए एफर्ट्स डाले में कितना कमा लूंगा। समझ रहे हो आप, गुडविल से कितना कमा लूंगा। तो अपन पिछले सालों के प्रॉफिट्स को बेस बना के ही तो अपन गुडविल को एस्टिमेट करते थे ना। तो यहाँ पे भी हम लोग करंट ईयर के 6 महीने के प्रॉफिट को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई मेरी पिछले साल की परफॉर्मेंस के बिहाफ पे भी मैं करंट ईयर के 6 महीने की परफॉर्मेंस को एस्टिमेट कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल 2025-26 में कितना प्रॉफिट हुआ होगा वो तो मेरे को पता होगा, वो एस्टिमेट है, वो तो एक्चुअल है, वो तो एक्चुअल है लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर भाई अपन ने कमाए 12 लाख रुपए प्रॉफिट, 12 लाख का प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर। ठीक, क्लियर। अपन साल दर साल 10% का इंक्रीमेंट करते ही हैं, साल दर साल 10% का इंक्रीमेंट तो करते ही हैं। इंक्रीमेंट तो होता ही है, थोड़ा ना कि लास्ट ईयर जो कमाए थे वो इस साल सेम कमाएंगे। तो हमने बोला कि भैया 10% का इंक्रीमेंट जो है वो ऐड कर दो, ऐड करा तो पूरे 26-27 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 13,20,000। ये एक्चुअल प्रॉफिट है एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड। पर मुझे साल भर का चाहिए 6 महीने का चाहिए, 6 महीने का। ये और नो समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बना के क्या कर रहा हूं, इस करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल रहा हूं। ठीक है, इंक्रीमेंट डाल के। रियलिटी में तो इंक्रीमेंट होता ही है भाई।
आपकी किताब के क्वेश्चनों में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि किताब है वो तो। रियलिटी में तो आदमी ग्रो करता ही है ना, हर साल 15%, 10%, 20% तो ग्रो करता ही है ना। तो लास्ट ईयर से 10% हम ग्रो करेंगे, हमने ऐसे एस्टिमेट किया। तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए भाई साहब? 13,20,000। पर तो फिर साल भर का है, मुझे कितने महीने का चाहिए? 6 महीने का। तो आप मुझे बताओ 6 मंथ्स का कितना हो गया? क्या हो गया? 1 मिनट, क्या बैटरी खत्म हो गई पेंसिल की? 1 मिनट, तुम बताओ। हाँ, 6 महीने कितना हो गया? 6 लाख। कैसे आया? मतलब सॉरी, 6,60,000 कैसे आया? 13,20,000 इंटू 6/12, 6,60,000 आ गया। और 6,60 केवल क्या अय्यर का है क्या, या तीनों का है? तीनों का है। मान लो बराबर बराबर हिस्सा 1:1:1 है, तो 6,60,000 इंटू 1/3 करके बता दो कितना आ गया अय्यर का हिस्सा? 2,20,000। पर क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। क्या कम ऑन? एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। और अगर डीड में ऐसा लिखा है कि रिटायरमेंट पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल के हम रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा दे देंगे, तो दे दो, फिर कौन रोक लेगा? डीड में पहले ही इन्होंने एग्री कर रखा है, इन्होंने पहले ही एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में, इन्होंने पहले ही ऐसी बातें कर ली थी कि जब ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, तो इन्होंने एग्रीमेंट किया था पहले, तो ठीक है, सारा काम हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या 1 अक्टूबर 2026 को जो मैंने ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए क्या मैंने कोई ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है इस बार? नहीं। क्या मैंने कोई पेंडल बनाया है? नहीं। क्या मैंने कोई पेंडल एप्रोप्रिएशन बनाया है? नहीं। मैंने तो क्या करा है? रफ में कैलकुलेशन करके एस्टिमेट करा है। तो इसके लिए मैंने कोई अकाउंट थोड़ा ना बनाया। अकाउंट बनाया क्या? ट्रेडिंग पेंडल पेंडल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया। तो सर इसके लिए एक स्पेशल अकाउंट का यूज करेंगे, पी एंड एल सस्पेंस। किसका यूज करेंगे मोहन? पी एंड एल सस्पेंस। क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है ना सर, एक्चुअल नहीं है ना ये, इसलिए किसका यूज करेंगे? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। और पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट का यूज करके हम जाने वाले पार्टनर को उसके प्रॉफिट का हिस्सा दे देंगे। तो बस सबको नहीं देंगे, सिर्फ जाने वाले पार्टनर को, क्योंकि इस बार एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इस बार एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इस बार एस्टिमेटेड प्रॉफिट कर रहे हैं। और वो भी सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? अय्यर का हिस्सा निकालने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ अय्यर के हिस्से की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू अय्यर्स कैपिटल 2,20,000। दैट्स इट। आया कि नहीं आया? अरे बोलो, आया या नहीं आया? और फिर ये पी एंड एल सस्पेंस से जो अपने 220 दिया है पेमेंट आज, इस पी एंड एल सस्पेंस को ईयर एंड पे कहां से राइट ऑफ कर लेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। कहां से? कम ऑन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। जब लास्ट में निकालेंगे ना साल भर का प्रॉफिट, उसमें से ये 220 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो किसको दे दिया है मैंने? अय्यर को। और अब बचा हुआ प्रॉफिट कौन बांट लेगा? जेठालाल और बबीता। समझ में आया? समझ में आया? पर अभी इसमें कहानी और बाकी है, पर अभी इसमें और कहानियां बाकी है। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ? पक्का आ गया? श्योर? क्लियर कहानी? पक्का श्योर? ओके, तो देखना अभी हो गया पेंसिल चार्ज। तो 6 मंथ्स का कितना आया आपने बोला? 13,20,000 इंटू 6/12, 660। इसमें अय्यर का शेयर कितना आया? 660 इंटू 1/3। फॉर एग्जाम्पल 1/3 शेयर था अय्यर का, तो 220। और इसकी एंट्री क्या हो गई? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अय्यर कैपिटल। अब की बार सबको नहीं देंगे, अब की बार सिर्फ अय्यर को दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल पी एंड एल थोड़ा ना बना है। और इसको या तो आप पी एंड एल सस्पेंस को या तो आप ईयर एंड में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में राइट ऑफ कर दोगे, या फिर आप पी एंड एल सस्पेंस को किससे राइट ऑफ कर दोगे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल से राइट ऑफ कर दोगे। सर यार ये बताओ यार, ये क्या है? अबे दिमाग लगाओ। रिजर्व अगर नहीं बांटना है, गुल्लक को नहीं फोड़ना था, गुल्लक को फोड़ने के लिए अगर मना कर दिया था, तो रिजर्व का हिस्सा देना तो पड़ेगा ईयर को। तो फिर कैसे देते थे?
क्या करते थे? एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी वाली? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यही करते थे ना, तो यहां भी वही किया है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अय्यर कैपिटल। पूछो क्यों? पूछो क्यों करा? क्योंकि फ्यूचर में जो प्रॉफिट अब होगा, लास्ट में ईयर एंड पे जो प्रॉफिट अब निकालेंगे, वो सारा कौन बांटेगा? बचे हुए पार्टनर। कौन बांटेगा? बचे हुए पार्टनर। तो बचे हुए पार्टनर का सारा प्रॉफिट साल भर का बांट लेंगे या 2,20,000 कम बांटेंगे? 2,20,000 कम बांटेंगे, क्योंकि वो तो किसको दे दिया इन्होंने? अय्यर को दे दिया। समझ में आ रहा है? तो सर ये अय्यर का जो प्रॉफिट का जो शेयर है ना, ये कौन कंपनसेट कर लेगा आपस में? सर कौन कंपनसेट कर लेगा आपस में? फॉर एग्जांपल लेट से जेठालाल और बबीता को दोनों गेन हुआ है इसके जाने से, तो जेठालाल और बबीता दोनों को गेन हुआ है, तो दोनों क्या करेंगे? कमॉन कंपनसेट कर देंगे 2,20,000, इसमें से दोनों 110 कंपनसेट कर देंगे। सिंपल। आया कि नहीं आया? तो बेसिकली एंट्री क्या हुई? वही हुई जो होती है हमेशा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। पर कब होगी एंट्री? एक्चुअल प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। आप तो बस ये ध्यान रखो, अपन चाहे तो ईयर एंड पे पेंडल सस्पेंस को पेंडल एप्रोप्रिएशन से भी राइट ऑफ कर सकते हैं, बट उस केस में सीखने के लिए फिर आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा बार बार कि क्या प्रॉफिट और लॉस का रेशियो रिमेनिंग पार्टनर के बीच में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर चेंज नहीं हुआ है तो ही फिर आप इस पेंडल सस्पेंस को पेंडल एप्रोप्रिएशन में राइट ऑफ कर सकते हो, और चेंज हो गया है तो फिर आप इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो आपने सर ये क्या बोला? मैंने जो बोला एक बार भूल जाओ। और इससे पहले जो मैंने बोला, क्या बोला? कि पेंडल सस्पेंस के बैलेंस को आप किस में से ले लो, किससे कंपनसेट करवा लो? गेनिंग पार्टनर से। आप ये ध्यान रखो, एंट्री क्या हो जाएगी? पेंडल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, और अगली एंट्री बोलो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस। ये तो एग्रीड है ना? ये तो अपने को आती है ना भाई? ये तो अपने को आती है ना? बोलो क्लियर है क्या? पक्का श्योर? क्या एंट्री होगी? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, और अगली एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस। काम खत्म। गेनिंग पार्टनर ने कंपनसेट कर दिया किसको? कमॉन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। बात ही खत्म भाई साहब। अरे बोलो आया कि नहीं आया? ये ज्यादा बेटर है। क्लियर? पक्का श्योर? अब सुनना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका है जो ज्यादा बेटर है, जो मोर साइंटिफिक है, जो ज्यादा एप्रोप्रिएट है, जो अच्छा एस्टिमेशन है। अब कैसा है सुनना प्लीज एक बार ध्यान से। ये कंसिडर करता है पिछले साल की सेल्स को और पिछले साल का नेट प्रॉफिट रेशियो को। पिछले साल लेट से सेल्स हुई थी 1 करोड़ रुपए की। कितनी थी? कमॉन 1 करोड़ रुपए की सेल हुई थी लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर डेटा है बेटा, 25-26 1 करोड़ की सेल हुई थी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 15% का नेट प्रॉफिट कमाया था सेल्स पे। तो 1 करोड़ की सेल तो कितना प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर? 15 लाख। 1 करोड़ का 15% कितना होता है? 15 लाख। ये कब हुआ था? कब हुआ था? लास्ट ईयर। अर्चित भाई कब हुआ था ये? लास्ट ईयर। जो भी कर रहा है मत कर, ध्यान दे। 1 करोड़ का 15% कितना परसेंट कहोगे? कमॉन 15 लाख। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था। अब सुना ध्यान से, इस साल करंट ईयर में, इस साल करंट ईयर में कितने महीने तो एक्चुअल में बीत चुके हैं? अरे बोले यार, 6 महीने बीत चुके हैं। एक्चुअल सेल कितनी है? लेट्स से 70 लाख। कितनी है कमॉन? 70 लाख। चलो 80 लाख मान लेते हैं। पिछले पूरे साल में कितनी सेल हुई? 1 करोड़। और इस साल 6 महीने में सेल हो गई 80 लाख। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है।
क्या पता आपकी ग्रोथ हो कंपनी में, या क्या पता आपका मेन सीजन का टाइम ही अक्टूबर तक का हो। तो एक्चुअल सेल कितनी है 6 महीने की? 80 लाख। और लास्ट ईयर ओवरऑल सेल कितनी हुई थी? 1 करोड़। ठीक। अब सुना ध्यान से, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट निकालने का टाइम नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लूंगा तो क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा भाई साहब? ट्रेडिंग पेंडल, पेंडल एप्रोवेशन बैलेंस शीट, तो वो तो मुझे करना नहीं है ना। तो एक्चुअल प्रॉफिट का मुझे परसेंटेज ही नहीं पता अभी। एक्चुअल प्रॉफिट का परसेंटेज ही नहीं पता मुझे अभी। तो लास्ट ईयर कितना परसेंट कमाया था सेल्स पे? 15। तो इस साल कम से कम 15 तो कमाऊंगा ही, ऐसा हम एस्टिमेट कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि 15 तो कमाऊंगा ही, क्या पता इस साल 12 कमाओ, क्या पता 18 कमा लो, तो वो तो चेंज हो सकता है। बट मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि भाई 15% तो इस साल नेट प्रॉफिट कमाऊंगा ही। अच्छा मान लो क्वेश्चन कहते कि पिछले साल से 3% ज्यादा कमाओगे, तो फिर इस साल का नेट प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा एस्टिमेटेड? 18%। क्वेश्चन कहते कि नहीं पिछले साल से 2% कम कमाओगे जी आप, तो इस साल कितना हो जाएगा? 13%। तो वो तो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन कह देगा आपको। हालांकि इतने टेक्निकल क्वेश्चन आते नहीं है इस टॉपिक के, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अपन तो ये मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि लास्ट ईयर भी 15% कमाया था, इस साल भी कितना कमाऊंगा मैं? 15%, ऐसे हमारा एस्टिमेशन है। ओके, तो अब आप मुझे बताओ, 6 महीने की सेल से 80 लाख, और मुझे लग रहा है कि मैं 15% प्रॉफिट कमाऊंगा इस साल, नेट प्रॉफिट का, नेट सेल्स का 15% नेट प्रॉफिट कमाऊंगा। तो आप मुझे बताओ 6 महीने की सेल्स पे 15% के हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ? करो यार। बोल इतना टेंशन हो रहा है क्या? 8 लाख इंटू 1.5 नहीं कर पा रहे? कितना आ रहा है? 12 लाख। कितना आ रहा है? कमॉन, 12 लाख। कितना आ रहा है? 12 लाख। कैसे आया 12 लाख सर? बताओ ना, एक बार बताओ ना, प्लीज बताओ ना सर। ये 80 लाख का 15% कितना हो गया? 12 लाख। ये 12 लाख क्या है? क्या है ये? अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 महीने निकालना है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6/12। जिसने बोला 6/12 वो नींदों में, बहुत भारी नींदों में हो आप। परमानेंट मत चल जाना नींदों में भाई, तुम ब्लॉक हो जाएगा दिमाग तुम्हारा। इंटू 6/12 करना पड़ेगा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ बच्चे को क्यों नहीं करना पड़ेगा? सेल कितने महीने की थी? तो 6 महीने की सेल पे अगर 15% लगाओगे तो प्रॉफिट कितने महीने का आएगा? 6 महीने का आएगा ना। गुरुजी क्या कर रहे हो? स्कूलों में पढ़ पढ़ के आ जाते हो, उसके बाद भी नहीं आता भाई। 12 लाख इंटू 6/12 मुझे करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये 12 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी 6 महीने का ही है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो बताओ अय्यर का शेयर कितना हुआ? 12 लाख इंटू 1/3 कितना हो गया? 4 लाख। क्या एंट्री करेंगे बोलो? एंट्री सिखा दी ना, बोलो यार। पी एंडल सस्पेंस, क्योंकि एक्चुअल तो नहीं है ना, ये सस्पेंस ही है, एस्टिमेटेड है। टू अय्यर कैपिटल कितना? 4 लाख। 4 लाख। और अगली एंट्री बोलो। अरे सर, सर इधर ध्यान दो सर, ये तो घूमने जाना पड़ेगा बाहर। चलो एंट्री बताओ, अगली एंट्री। जेठालाल कैपिटल, बबीता कैपिटल, टू पेंडल सस्पेंस। लेट्स से सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इज 1:1, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख और 2 लाख। आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? आया? पक्का श्योर? अब सुनना प्लीज ध्यान से, प्लीज ध्यान से, एक बात बता देता हूं, करना आपको यही है। एक बात बता देता हूं आपको, आप चाहो, मोक्षिका जी अगर आप चाहो ना तो कुछ भी कर सकते हो जीवन में। फोकस करो प्लीज, मेरा फोकस खराब हो रहा है। तो अगर आप चाहो बच्चों, तो ये पी एंडल सस्पेंस जो यहाँ डेबिट कराया ना मैंने, डेबिट कराया ना मैंने, इसको मैं ना
ये वाली एंट्री ना करके, गेनिंग पार्टनर से कंपनसेशन ना लेके, इस पी एंड एल सस्पेंस को ईयर के एंड पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से भी राइट ऑफ कर सकता हूं, पर ये तब ही पॉसिबल है जब जेठालाल बबीता का पुराना शेयर भी 1:1 था, अय्यर के जाने के पहले और बाद में भी 1:1 है, तब ही ये संभव है। अगर जेठालाल बबीता का पुराना शेयर 1:1 था और आगे हो गया 3:2, तो फिर ये एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो ये टेक्निकली एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो आप तो फिर इस चंगुल में फंसे मत। अपने तो क्या करने का, पी एंड सस्पेंस डेबिट करने का, और कहां से राइट ऑफ कर लेने का, गेनिंग पार्टनर से। सर वो तो हर केस में पॉसिबल है, हाँ, चाहे जेठालाल बबीता का रेशियो आगे भी सेम रहे चाहे आगे बदल जाए, ये एंट्री हर केस में पॉसिबल है, ये एंट्री हर केस में पॉसिबल है। तो अपने यही करना है भाई साहब, आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से इसको राइट ऑफ करना नहीं है। अगर करना चाहते हो तो कब कर सकते हो, कब कर सकते हो, जब रिमेनिंग पार्टनर का, कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो ओल्ड शेयर था वही न्यू शेयर है, तब जाके गणित बैठ जाएगी। दिमाग खुद लगा के सोचोगे तो आ जाएगा आंसर, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में साल भर का प्रॉफिट आएगा, उसमें से अय्यर को दिया जाने वाला प्रॉफिट लेस कर दो, तो अब जो बचेगा वो वैसे भी जेठालाल बबीता का ही है। पिछले 6 महीने का भी जेठालाल बबीता का 1:1 का ही है, और आगे के 6 महीने का बबीता जेठालाल का 1:1 का ही है, तो काम हो जाएगा। पर अगर जेठालाल और बबीता का शेयर अय्यर के रिटायरमेंट तक 1:1 था, और अय्यर रिटायरमेंट के बाद कितना हो गया 3:2, और साल भर के एक साथ आप एंड में इस प्रॉफिट को बांट रहे हो सेम रेशियो में, तो चल चीजें नहीं पाएगी, क्योंकि रेशियो बदल चुका है, रेशियो बदल चुका है। अब मैं चाहूंगा तो मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ में प्रूव कर सकता हूं, बट इतना मुझे लगता नहीं रिक्वायरमेंट हाल फिलहाल है। तो आप क्या करना, सेफ साइड पे पी एंड एल सस्पेंस को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ मत करना। पर कब कर सकते हो, जब जेठालाल बबीता का अय्यर के रिटायरमेंट के पहले भी जो शेयर था, आपस में कुछ भी था, 3:2 था, 1:2 था, 2:1 था, 1:1 था, जो भी था, वही सेम शेयर आपस का उनका अय्यर के रिटायरमेंट के बाद भी रहे, तो फिर आप ये चीज कर सकते हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो अपने कभी नहीं करनी यार ये चीज, अपने कभी नहीं करनी। अपन क्यों करे फालतू में कन्वर्जन वाला काम। अपने तो क्या करना भाई, पी एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अय्यर कैपिटल, और उसके बाद गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस, काम खत्म, बात खत्म। समझ में आया? अरे बोलो क्लियर। पर ये सस्पेंस का इस्तेमाल कब करोगे, कब करोगे, एक्चुअल प्रॉफिट या एस्टिमेट प्रॉफिट? एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। चीज समझ में आई या आई नहीं? आ गई पक्का? ये देखो नोट्स, द रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी 1 अप्रैल से लेकर अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि 1 अक्टूबर तक का प्रॉफिट का इसका अधिकार है, अलॉन्ग विद शेयर ऑफ रिजर्व। ठीक है भाई, रिजर्व आप दे रहे हो अच्छी बात है, रिवोल्यूशन प्रॉफिट दे रहे हो अच्छी बात है, गुडविल का हिस्सा दे रहे हो अच्छी बात है, पर प्रॉफिट का भी हिस्सा इसको मिलने का इसका अधिकार है। सही बात है। प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो, या तो या तो या तो एक्चुअल बेसिस पे, क्या बना के, ट्रेडिंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना के, कब तक का बना के, पूरे साल भर का या रिटायरमेंट की डेट तक का, रिटायरमेंट की डेट तक का। अगर ऐसा करोगे, एक्चुअल प्रॉफिट निकालोगे, तो प्रॉफिट को बांटने की क्या एंट्री होगी? अब तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना दिया आपने, तो क्या एंट्री होगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिर्फ अय्यर कैपिटल, सारे पार्टनर, कद्दू कटेगा तो सब में कटेगा, तो यहाँ आएंगे सारे ऑल दी पार्टनर्स। क्लियर? पक्का श्योर? क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट ही निकाल दिया भाई, सबको दो, फिर सबको दो, चले आए। और सेकंड मेथड है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 मेथड का इस्तेमाल करके, एक तो बेस्ड ऑन टाइम बेसिस और एक बेस्ड ऑन टर्नओवर एंड सेल्स, टर्नओवर एंड सेल्स। और इसके एग्जांपल मैं आपको करवा चुका,
तो अगर आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हो टाइम बेसिस का यूज करके, टाइम बेसिस मतलब एवरेज प्रॉफिट का यूज करके, लास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट का यूज करके, और टर्नओवर और सेल्स का यूज करके अगर आप कैलकुलेट करते हो, तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ध्यान से देखना। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ध्यान से देखना प्लीज। अब मैंने देखो लिख तो रखा है, मैंने लिख तो रखा है, पर आपको एक चीज पकड़नी है जो मैं आपको दोनों केस में बता रहा हूं। पहली एंट्री तो क्या होगी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अयर्स कैपिटल, अयर्स कैपिटल। दोनों केस में, अभी केस ए केस बी क्या है बाद में पढ़ेंगे, केस ए में भी यही होगी और केस बी में भी यही होगी। अच्छा ये दोनों केस किसके हैं, एक्चुअल प्रॉफिट के हैं या एस्टिमेट प्रॉफिट के हैं, एस्टिमेट प्रॉफिट के हैं। पहली एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अयर कैपिटल, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अयर कैपिटल, ठीक है भाई साहब। आगे अब क्या होगा ईयर एंड पे, क्या होगा ईयर एंड पे बोलो। पी एंड एल सस्पेंस को, पी एंड एल सस्पेंस को कहां से राइट ऑफ कर लोगे बोलो, गेनिंग पार्टनर से राइट ऑफ कर लोगे ईयर के एंड पे। कहां से राइट ऑफ कर लोगे, गेनिंग पार्टनर से राइट ऑफ कर लोगे ईयर के एंड पे, ठीक है बात। अच्छा लॉस हुआ तो क्या एंट्री होगी, गेन के टाइम पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कर रहे हैं, तो लॉस के टाइम पे क्या एंट्री करें, अयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल सस्पेंस, और अगली एंट्री पी&एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। आया या नहीं आया, अरे बोलो आया कि नहीं आया। लॉस के केस में क्या हुआ, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल सस्पेंस, अगली एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप कौन से केस में पी&एल सस्पेंस को ईयर के एंड पे पी&एल एप्रोप्रिएशन से एडजस्ट कर सकते हो, कब कर सकते हो, जब रिमेनिंग पार्टनर के, जेठालाल बबीता के जो शेयर हैं वो अय्यर के पहले भी सेम थे और बाद में भी सेम है, कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स इन देयर ओल्ड पीएसआर, देन यू कैन राइट ऑफ पी&एल सस्पेंस फ्रॉम दी पी&एल एप्रोप्रिएशन, लिखा हुआ ना एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज क्लोज बाय ट्रांसफर टू पी&एल एप्रोप्रिएशन। पर अगर जेठालाल बबीता के शेयर अय्यर के जाने के बाद बदल रहे हैं, आपस के शेयर बदल रहे हैं, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते, तब तो फिर आपको गेनिंग पार्टनर से ही कंपनसेट करना पड़ेगा। तो अपने लिए तो एक ही रामबाण है, रामबाण बताओ क्या है, पहली एंट्री बताओ क्या है, पी&एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अयर्स कैपिटल, और अगली एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल सस्पेंस। समझ में आ गया। वैसे भी अगली एंट्री तो करवाएगा ही नहीं आपको ये, क्योंकि आपको अकाउंट ही किसका बनवाएगा, अय्यर कैपिटल का, पहली एंट्री में ही काम हो जाएगा। अगर मुझे सिर्फ अय्यर ही कैपिटल अकाउंट बनाना है तो पहली एंट्री क्या हुई, पी&एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अय्यर कैपिटल, अय्यर कैपिटल में क्रेडिट में लिख देंगे बाय पी&एल सस्पेंस, काम खत्म। समझ में आया क्या, अभी 2 मिनट रुको, समझ में आया या नहीं आया, पक्का श्योर। पी&एल सस्पेंस को पी&एल एप्रोप्रिएशन में कब ट्रांसफर कर सकता हूं, जब जेठालाल बबीता के बीच जो पहले शेयर था वही सेम शेयर इनके बीच में आपस में आगे भी है, तो आप ये काम कर सकते हो। पर अगर शेयर बदल रहा है इनका, जेठालाल अय्यर का बबीता का शेयर था 1:1:1, और अय्यर के जाने के बाद जेठालाल बबीता का शेयर कितना रहा 1:1, सेम रहा, तो आप ईयर एंड पे पी&एल सस्पेंस को पी&एल एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर करके खत्म कर सकते हो। पर अगर पहले शेयर था और आगे अय्यर के जाने के बाद रेशियो हो गया इनके बीच का 3:2, तब फिर आप पी&एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं कर सकते, तब फिर आपको पी&एल सस्पेंस को गेनिंग पार्टनर से ही राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो अपन दोनों केस में क्या कर दो भाई, गेनिंग पार्टनर से ही राइट ऑफ कर दो। प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री हुई, पी&एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अयर्स कैपिटल, और लॉस के केस में क्या एंट्री हुई, अयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल सस्पेंस, और फिर पी&एल सस्पेंस को वहां से राइट ऑफ कर लोगे गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं शायद 5, वो क्वेश्चन अपन क्या करेंगे कल खत्म कर लेंगे। ओके सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।